Hello everyone, welcome to the channel again. I know I have been missing from a few days. Last 2 days के वीडियो आपको लाइव सेशन में नहीं मिल रहे होंगे, क्षमा करिएगा उसके लिए. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन फॉर अ फ्यू डेज एंड दैट इज़ वाई द वीडियो माइट गेट स्टॉप फॉर अ वाइल. बट अब वो ख़त्म हो रहा है, मैं आपके सामने फिर से हूँ और पिछले जो 2 दिन 3 दिन में न्यूज़ हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे हम. जो लीगल के रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स चल रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. एंड एट द सेम टाइम नाम इवन दो है इसका वीकली करंट अफेयर्स और लीगल न्यूज़, बट ध्यान रखिए कि इसके 2 पार्टर वीडियो आपको मिलने वाले हैं, एक आज और एक आपको कल बेच परसों मिलेगा, जिसमें हम लोग फरवरी के जितनी भी लीगल न्यूज़ होंगी, करंट अफेयर्स होंगी, उनको डिस्कस करेंगे. एंड होपफुली जो आपका करंट अफेयर नोट मेकिंग का कार्यक्रम है वो उसी तरीके से सुचारू ढंग से चलते रहे. बिकॉज आई बिलीव ऑल ऑफ यू नाउ हैव रियलाइज्ड कि कितनी सारी न्यूज़ आपको ऑन अ डे टू डे बेसिस पे होती है एंड हाउ मच वी कैन लूज़ अगर हम 1 से 2 दिन भी उसको नागा करते हैं, 1 से 2 दिन भी उसको छोड़ते हैं. So with that, let's start today's discussion. First of all, on the day is 9th February. I have a few news from 9th February as well. बट 6th 7th 8th का आपको लाइव वीडियो नहीं दिख रहा होगा. जो लोग नया इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि what we do is कि I actually come live daily at 10 p.m. in the evening time and then we do this daily current affair discussion. And you can find the live videos in my channel. If you haven't watched it, do watch that as well. वो आपको शुरुआत से ही राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जनवरी 1st से सारी की सारी जो न्यूज़ हुई हैं उनको मैं कवर करता आया हूँ इन माई लाइव सेशंस. देयर हैव ऑलरेडी बिन 33 सेशंस ऑड सेशंस ऑन दैट. फर्दर मैं आपको उस पर जो है कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन इन द मीन टाइम जब तक कि वो लाइव सेशन अभी कुछ दिनों तक नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ मी आउट ऑफ बीइंग आउट ऑफ माई टाउन. सो वट आई विल डू रादर इज़ कि मैं ऐसी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके डाल दिया करूँगा तो आपका कुछ छूटे ना और जो आप करते आए हो वो करते रह सको. देखो, सबसे पहला जो आज का न्यूज़ हमें मिलेगा वो है कि राजस्थान असेंबली में बहुत बड़ा पेंडेमोनियम देखने को मिला, बहुत बड़ी एक लड़ाई झगड़े का माहौल देखने को मिला जो हमारी पार्लियामेंट हमारी असेंबली में तो आम सी बात है. अब क्या हुआ है इसमें, तो एक्चुअली ये हुआ कि ये एक इशू है जिसमें ये हुआ कि 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 17 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन में से ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिसॉल्व कर दिया गया. अब आप अगर सोच रहे होंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन बेसिकली इज किसी चीज़ को मिटा देना, राइट. तो डिसॉल्व किया गया इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट को और इसके बाद पूरी की पूरी असेंबली में एक हंगामा मच गया है. तो इससे 2 इशू हमें सबसे पहले जानने को है. सबसे पहला बात यह है कि कौन कर सकता है अगर किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट को डिसॉल्व करना हो, उसके नाम को चेंज करना हो या फिर उसको नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना हो. एंड सेकंड जो हमारे सामने क्वेश्चन होगा वो होगा कि डिस्ट्रिक्ट तो चलो एक बात है, व्हाट अबाउट स्टेट्स. बिकॉज वी हैव सीन कि स्टेट्स को भी नया बनाया जाता है, स्टेट्स को भी मर्ज करा जाता है, स्टेट्स को तोड़ा जाता है. रीसेंट एग्जाम्पल आप सभी को याद होगा जम्मू एंड कश्मीर का जो हमने सिचुएशन देखा, या लद्दाख का जो सिचुएशन था, या उससे पहले अगर आप जाओ तो हैदराबाद तेलंगाना आपको याद आएगा. अगर उससे भी थोड़ा पहले जाओ तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे जो प्रांत थे ये ऐसे स्टेट्स थे जो एक टाइम पे एक थे बट इनको तोड़ के अलग अलग विभाजन किया गया, अलग अलग स्टेट्स में बनाया गया. तो ये सब पावर कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंडली कि ये डिस्ट्रिक्ट को नामाकरण करना या उसको डिसॉल्व करने का पावर कहाँ लाई करता है, कौन सरकार कर सकती है ऐसा, और उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है. इन सब चीज़ों पे हमें एक लीगल चर्चा करना होगा. बट साथ में ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी करती है अगर सरकार तो जो ऑपोजिशन है दे हैव देयर कॉन्स, तो वो ऑपोजिशन अपनी कॉन्स भी आपको बता रही है. बट प्राइमरली आपको ध्यान किन बातों का रखना है हम बस उस बारे में डिस्कस करेंगे. सी, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस आर्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जानना है कितनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डिसॉल्व की गई. तो 9 ऐसी 17 नई क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें से 9 को डिसॉल्व किया गया है और ये बीजेपी की लेड गवर्नमेंट जो है उन्होंने करा है. ऑब्वियसली बात है, इसके खिलाफ बहुत कांग्रेस के जो जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने बोला कि ये गलत है और प्रोटेस्ट भी आपको कहीं कहीं देखने को मिला, जैसे नीम का थाना या गंगापुर सिटी में आपको कुछ प्रोटेस्ट भी इसके अगेंस्ट देखने को मिले. जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है जोगराम पटेल, उन्होंने इस मूव को डिफेंड करा. उन्होंने बोला है कि सरकार के पास जो स्टेट गवर्नमेंट है फुल अथॉरिटी है लैंड रेवेन्यू एक्ट में कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं. तो याद रखिएगा, अगर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन या डिसोल्यूशन की बात है तो फॉर दैट द रेलेवेंट लॉ इज लैंड रेवेन्यू एक्ट. बट व्हेन वी कम अबाउट स्टेट्स, उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता है सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So if you read the Indian Constitution, it follows a very pragmatic pattern of numbering of the articles. For example, if you start with the first article, you will get the name of our country, and that is India, that is Bharat. And after that, you will also learn कि Article 1 में ही mention करा गया Schedule 1 के बारे में, which talks about the multiple states that India has and union territories.
वो सब आपको शेड्यूल 1 में दे दी गई हैं। एंड देन फिर आर्टिकल 2 है जो कहता है कि इंडिया जो 1950 में था, ज़रूरी नहीं कि इंडिया हमेशा वही रहे, तो आगे चल के अगर हम कोई नई स्टेट को अक्वायर करते हैं तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। तो न्यू टेरिटरी को अक्वायर करने के लिए भी एक आर्टिकल है जो आर्टिकल आपका 2 है। एंड देन थर्ड आर्टिकल यहाँ पे सबसे रेलेवेंट है जो इस बारे में बात करता है कि व्हाट विल हैपन अगर हमें किसी एक एग्जिस्टिंग स्टेट को ही तोड़ के या जोड़ के कोई नया स्टेट बनाना हो, और ये कौन कर सकता है। तो जब आप आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो, व्हाट यू विल फाइंड द मोस्ट इन द फर्स्ट लाइन इन द फर्स्ट पेज ओनली कि इट सेज कि पार्लियामेंट में बाय लॉ। तो हु विल डू दिस, इफ यू आस्क मी कि हु हैज़ द पावर टू डू दिस, ओनली द पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए स्टेट और कैन नेम ए स्टेट। सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी है, नो स्टेट गवर्नमेंट को डू दिस, ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर। सो कैसे करेंगी वो, तो एक नया स्टेट वो बना सकती है या तो टेरिटरी ऑफ एक स्टेट को सेपरेट करके, जैसा झारखंड के केस में हुआ, या फिर दो स्टेट को यूनाइट करके, या फिर एक पार्ट ऑफ द स्टेट को दूसरे पार्ट ऑफ द स्टेट से यूनाइट करके या जोड़ के। सिमिलरली एरिया बढ़ा सकती है किसी स्टेट का, वो एरिया घटा सकती है किसी स्टेट का, वो किसी स्टेट की बाउंड्री को भी वो बदल सकती है, ऑल्टर कर सकती है। और ये सारा पावर आपको किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो मतलब अगर स्टेट के नाम को या स्टेट के, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, तो ये सारी चीज़ें स्टेट का, चाहे नाम हो, चाहे बाउंड्री हो, चाहे उसका एरिया बंटवारा करना हो, एरिया में कुछ और को जोड़ना हो, वो सारा काम पार्लियामेंट करती है। बट पार्लियामेंट स्टेट को रेगुलेट करती है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो काम अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट का है, और वो काम स्टेट गवर्नमेंट करती है लैंड रेवेन्यू एक्ट में। बस आप इतना अगर ध्यान रखते हैं तो इससे ज़्यादा आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं इससे बनेगा जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट जो आपको आर्टिकल है वो है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना ने जेंडर ट्रांजिशन फॉर माइनर्स को बैन कर दिया। कि ये जो एक चल गई थी प्रथा कुछ समय पहले अमेरिका में भी और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में, जहाँ पे एक माइनर चूज़ कर सकता था कि वो अपनी बायोलॉजिकल सेक्स से अलाइन नहीं करता है, उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ और ही बिलोंग्स टू सम अदर जेंडर, सो ही हैज़ द और ही हैड द राइट टू आइडेंटिफाई हिज जेंडर एंड get get hormone therapy or get sexual reassignment surgery so that he can actually be from that gender or have the feature of that particular sex। तो ये सब बहुत ज़्यादा रैम्पेंट था और इसके कुछ गलत परिणाम भी देखें। पहले हम उनके बारे में ही बात करते हैं तो शायद आप इस न्यूज़ का ज़्यादा सेंस बना पाओगे। ये न्यूज़ ट्रंप से भी रिलेटेड है। ट्रंप ने भी अभी इस चीज़ को रोका है अपनी कंट्री में, जहां आप जेंडर ट्रांजिशन कराना या जेंडर अफॉर्मेटिव जो आपको ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, ऐसी पॉलिसीज़ हैं, उनको हटाने की बात कर रही है। उनको हटाया भी जा रहा है बहुत हद तक। तो एक पेपर, मैं यहाँ पे एक पेपर का एक एक्सर्प्ट लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च पेपर है जिन्होंने जब उन लोगों से बात करी जिन्होंने सेक्स चेंज करवाया या जिन्होंने कोई हार्मोनल थेरेपी लिया, उन लोगों से जब बात करते हैं तो एक रिपोर्ट ऐसा कुछ कहता है कि ऑल्दो रिग्रेट और डी ट्रांजिशन जो है वो बहुत सारे लोगों में ओवरलैप तो होता है, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और सारे के सारे लोग जो ऐसा करते हैं वो रिग्रेट नहीं करते अपने ट्रांजिशन को, और ना ही वो स्टेप लेते हैं डी ट्रांजिशन करने के लिए। लेकिन मेनी ऐसी सर्जरीज हैं जो रिवर्सिबल है, तो अगर वो चाहे भी तो भी वो कर नहीं सकता, क्योंकि जो सर्जरी है उसको वापस से आप पलट नहीं सकते हो। एंड इस कारण से चेंज करना या डिसकंटिन्यू करना हार्मोनल थेरेपी को एक नया रिस्क आपकी ज़िंदगी में लाएगा। अब मान लो एक मेल जो अब सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए हो चुका है फीमेल, बट वो फीमेल के लिए जो हार्मोनल थेरेपी है उसको नहीं लेता है, तो अल्टीमेटली उसको जो ओवरऑल उसको होलिस्टिकली चेंज होना था या ट्रांजिशन होना था वो होगा नहीं, और साथ में उसको कुछ तबीयत से रिलेटेड कुछ उसको परेशानियां भी हो सकती है। तो क्या क्या वो परेशानियां हैं क्लैरिफाई तो नहीं, बट न्यू रिस्क वहाँ पे हो सकते हैं। सिमिलरली सब लोग जो डी ट्रांजिशन करते हैं उनको रिग्रेट होता है अबाउट देयर डिसीजन टू ट्रांजिशन, कि जितने लोग भी डी ट्रांजिशन किए हैं उन सभी को रिग्रेट था कि वो लोग ट्रांजिशन क्यों करवाएं। साथ में ये भी बोलता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को ड्राइव करता है कि वो डी ट्रांजिशन करवाएं, मतलब वो ट्रांजिशन को कैंसिल करवाएं। और डी ट्रांजिशन जो है वो मल्टीपल मेडिकल एंड बायो एथिकल आपको चैलेंजेस भी लेके आता है, क्योंकि रिसेंट डेटा इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस लोगों को फील होते हैं जो उनको मजबूर करता है डी ट्रांजिशन करने को। और इसीलिए रिसर्च जो है इसमें वो अभी भी बड़ा ही अपनी बचपने में है, बहुत ही लो लेवल ऑफ रिसर्च हुआ है इसमें, और रिसर्च की ज़रूरत है कि हम सच में जान सकें कि वेदर दिस ट्रांजिशन सर्जरी एक्चुअली हार्म समवन और आर दे एक्चुअली बेनिफिशियल एज वेल। But however, Argentina has decided to go ahead with banning these practices, and उन्होंने इन सारी प्रोसीजर्स को माइनर के लिए बंद किया है, ध्यान रखिएगा।
बैन जो है वो प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, जिनका नाम है जेवियर माइले। इनका स्टैंस था जिसको वो वोक आइडियोलॉजी के खिलाफ इनका स्टैंस है। आई बिलीव आप सभी को वोक आइडियोलॉजी पता है, जो बात करता है एक्स्ट्रा लिबरलिज्म की, एक्स्ट्रा लिबर्टिन वैल्यूज़ की, जो बात करता है कि कैसे हर इंसान को एक ऑटोनॉमी है और वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सकता है। गवर्नमेंट ने एक 2012 के कानून को भी अमेंड करने की बात करी, जो हार्मोन ट्रीटमेंट को प्रिवेंट करेगा और बॉडी एडेप्टेशन सर्जरीज को भी प्रिवेंट करेगा अंडर 18। ऑफिशियल्स तो यहाँ तक आर्ग्यू करते हैं कि जो जेंडर ट्रांजिशन ट्रीटमेंट है वो सीरियस रिस्क लाता है उनके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द माइनर्स के लिए। प्रेसिडेंट ने ये सारी बातें कही, और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनली अगर आप देखो तो फिनलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स जैसी और भी बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने जेंडर ट्रांजिशन जो है माइनर्स के लिए उसको इनएक्सेसिबल बना दिया है। मतलब द माइनर्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस, माइनर कैन नॉट गो फॉर दिस प्रोसीजर। So that is the second news which I believe all of you should know. Thirdly, we have the Supreme Court said कि failure to inform ground of arrest, अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो बट उसको ग्राउंड नहीं बताते हो तो विल मेक इट इलीगल, उससे पूरा का पूरा अरेस्ट इलीगल हो जाएगा आपके, और आपको पाया जाएगा कि आपने उस आदमी का जिसका अरेस्ट किया है उसकी फंडामेंटल राइट को आपने वायलेट किया है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि आर्टिकल 22 यहाँ बड़ा रेलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहते हुए यही बोला कि आर्टिकल 22(1) में साफ साफ लिखा है कि जब भी कोई अरेस्ट होगा आप उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो बताओगे ना, वरना तो वो सोचता रह जाएगा कि यार मुझे अरेस्ट कर क्यों रहे हैं। वो अपनी दलील भी नहीं पेश कर पाएगा, वो अपनी वकील को भी नहीं बता पाएगा कि मेरे को डिफेंड किस चीज़ में करो। तो यू नीड टू टेल हिम कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये कैसे इलीगल है, कहाँ राइट दिया हुआ है? तो आर्टिकल 22 आपको आर्टिकल में भी मिलेगा, बट व्हेन यू गो टू द आर्टिकल इट इज़ अ वेरी लॉन्ग आर्टिकल, बट पहला जो इसका क्लॉज है इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर अस, विच सेज कि किसी भी इंसान को आप अरेस्ट नहीं करोगे या फिर कस्टडी में डिटेन नहीं करोगे जब तक कि आप उसको इन्फॉर्म नहीं कर देते हो, और वो भी जितनी जल्दी हो सके उन ग्राउंड्स के बारे में कि आप किस लिए आखिर उसका अरेस्ट कर रहे हो। पहला तो हो गया कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताइएगा, ये फर्स्ट राइट है। दूसरा, नॉर शैल ही भी, ना ही तुम उसको डिनाई करोगे, मना करोगे किस चीज़ का? राइट टू कंसल्ट, मतलब कंसल्ट भी कर सकता है वो, किसी वकील से मिल सकता है वो, एंड साथ में और टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, कि वो अपनी लॉयर को तो एडवाइस ले ही सकता है लेकिन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बताना है आपको। एंड व्हेन यू रीड टू क्लॉज टू इट ऑल्सो सेज कि 24 घंटे के अंदर में जब तुम अरेस्ट करते हो तो जो जर्नी का टाइम है उसको एक्सक्लूड करते हुए तुमको उसको ले जाना है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में, और तभी उस अरेस्ट को तुम आगे कंटिन्यू करोगे। अगर तुम उससे ज़्यादा अरेस्ट करके किसी को रखते हो विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट तो दैट विल ऑल्सो बी एन इलीगल अरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रीअफर्म किया। ग्लैड दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन इट, बिकॉज वी ऑल नो कि आर्टिकल 22, if we talk about it, it is not just right of an arrested individual, rather this is one of the article which protects our basic life and life with dignity as well. So all of these things are rather very important for us, जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में हमें कुछ और मिलेगा। यहाँ पे आपको आर्टिकल 22 का आइडिया मिला। एक सेकंड जस्ट मुझे दीजिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज़ एज वेल। या सो एज आई वाज सेइंग कि ये हो गया अपना सेकंड न्यूज़। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। हुआ यही था कि हरियाणा पुलिस ने एक मैन को अरेस्ट किया और उन्होंने प्रोविज़न जो है आर्टिकल 22 का उसको फॉलो नहीं किया, और उस कारण से उन्होंने उसको ये नहीं बताया कि तुमको किस कारण से अरेस्ट किया गया, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो उसको नहीं बताया गया, विच वॉज इन इट सेल्फ इनफ फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू से कि दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट एंड इट वुड बी एन इलीगल अरेस्ट। So remember that, do read article 22 as well, that is very important here. All the pointers that you need to read or that you need to discuss is given here. तो अगर आप नहीं भी आर्टिकल पढ़ते हो just read these pointer, it will suffice. साथ में ये भी बोला है जस्टिस जो हमारे इस केस में थे कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो आपको कम्युनिकेट भी करना है, नॉट जस्ट कि उस आदमी को बताना है, बल्कि आपको कम्युनिकेट करना है उस आदमी के किसी नॉमिनेटेड पर्सन को, और वो नॉमिनेटेड पर्सन उसका फैमिली हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है, अंडर सेक्शन 50A ऑफ CRPC। तो मतलब कि आपको जो अरेस्ट का ग्राउंड देना है वो बस अरेस्टेड इंडिविजुअल को नहीं, बट एट सम टाइम्स अगर अरेस्टेड इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट करती है तो आपको वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसके नियर एंड डियर वंस को भी देना पड़ सकता है, जिसको भी वो नॉमिनेट करेगा। इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ फैमिली। सो दैट इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव कि आरबीआई ने, हमें पता है अभी रेपो रेट जो उसको कम किया है। तो ये रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई ने इसको क्यों कम किया है, इससे क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, इतने सालों बाद इसको क्यों कम किया गया, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे पाएंगे इस आर्टिकल में। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था आपको, एंड जो डिटेल है वो आपको कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द न्यूज़ ऑल अबाउट। तो आरबीआई ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनकी, उन्होंने रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है 25 BPS से,
और 6.5 हो गया है वो, जहाँ 6.5 जो था वो अब हो गया है वो 6.25%। और ये पहला ऐसा कट है पिछले 5 सालों में, ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स के लिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा करा है कि लोगों का, इंडिविजुअल का जो बोरोइंग है, जो उधार मांगने की शक्ति है, वो चीपर हो सके, लोग आराम से पैसे को ले सके, मतलब बेसिकली उनको इंटरेस्ट उस पर कम देना हो। अब लेंडिंग रेट्स जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से भी रिलेटेड है, और ये दोनों भी जब ड्रॉप होगा तो इससे ईएमआई जो हमारे होम्स पे या पर्सनल लोन्स पे लगते हैं उसमें भी घटता हुआ दिखेगा, और जब घटेगा वो तो लोग इसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि प्राइमरली ये किया गया है कि लोगों की जो स्पेंडिंग है वो बढ़े, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, क्योंकि मार्केट हमारा स्लो डाउन में है, मार्केट रिसेशन में, और इस कारण से इकोनॉमी की हालत आप देखते जा रहे हो। रुपीज़ आज का न्यूज़ है 16 पैसे और फॉल कर गया, और नाउ इट इज़ रीचिंग द 88 मार्क, जो आपको रुपये का कभी नहीं हालत दिखी है। तो इन सब चीज़ों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उन्होंने ये बदलाव लाए हैं। साथ में ये भी इनका मकसद है कि ये जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना है एज इन्फ्लेशन, और वो जो होगा मेंटेनेंस वो किस रेंज में होगा, तो 4% प्लस 2%, मतलब 2% आप उसमें रख सकते हो, वो आपको लीवी दी जाती है कि उतना तक अगर होता है आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 4% इज़ व्हाट वी टारगेट, और एक्चुअल टारगेट 5.2% का हमारा था दिसंबर 2024 में। ये इंडिया को ग्लोबल ट्रेंड्स के बराबर में लाएगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स में भी ऐसी ही मॉनेटरी पॉलिसीज़ को दुनिया में अप्लाई करा जा रहा है, जिससे कि उन कंट्रीज़ को कुछ बेनिफिट मिली भी है। तो ये सब बात आपको इससे तो एकदम ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ में अगर मैं बोलूँ आपको इससे रिलेटेड एक और चीज़ का, तो आप ज़रूर से जान लें कि क्या होता है आखिर ये डिफरेंट रेट्स। आपने बचपन से इन सारे रेट्स के बारे में सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे हैं, या आपको ऐसे भी कभी कभार इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ अगर कोई बता रहा है, बैंक से रिलेटेड पढ़ रहे हो। लेकिन ये क्या टर्म्स है और कैसे आपको इसका रिसर्च करना है, तो आई विल जस्ट गिव यू द टर्म्स, यू डू द रिसर्च, इफ नॉट, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। सबसे पहले जानिए व्हाट इज़ बैंक रेट, एक चीज़ हुआ। दूसरा जानिए व्हाट इज़ रेपो रेट। तीसरा जानिए व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये तीन चीज़ सबसे पहले जानिए। ऐसे जानने को तो इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे कॉमन टर्म्स हैं, बट सबसे पहले ये तीन चीज़ जानिए। रेपो रेट जिसकी यहाँ बात हो रही है, इसका सिंपल मतलब है कि ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आरबीआई जो है हमारा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो बाकी बैंक्स को लोन देता है। तो अगर इसमें कमी आती है, रेपो रेट में कम होता है, तो मतलब है कि लोन लेना जो बाकी के बैंक्स है, जो अदर बैंक्स हैं, उनके लिए आरबीआई से लोन लेना थोड़ा ईजी हो जाएगा, उनको उस पर कम उनको आरबीआई को इंटरेस्ट देना होगा, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब इसका डोमिनो इफेक्ट भी होता है कि आप सोचो अगर बैंक में इंटरेस्ट लेना ईजी है, बैंक में लोन लेना ईजी है, तो बैंक से भी लोन लेना ईजी होगा। बैंक से लोन लेना ईजी होगा, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग खर्चा करेंगे तो बिजनेसेस के पास भी पैसे आएंगे, बिजनेसेस के पास पैसे आएंगे तो बिजनेसेस अपनी एम्प्लॉई को पैसे देंगे, एम्प्लॉई को अगर पैसे में बोनस मिला या कुछ भी ऐसा मिलता है एक्स्ट्रा, तो दे विल ऑल्सो स्पेंड, एंड इस तरीके से एक साइकिल चलेगा जो इवेंचुअली हमें हेल्प करेगा इन आवर इकोनॉमी टू गेट बैक इन शेप। ये इसका पॉजिटिव साइड है रेपो रेट को घटाने का। तो इतना ज़रूर आप जानिए इस न्यूज़ से, उतना काफ़ी होगा आपके करंट अफेयर्स के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो भी गवर्नर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट मुख्य तौर पे ये 5 बातों को करने वाली है डिसाइड कि आखिर इसमें क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ का जो है कंसिडरेशन करेंगी, सबसे पहले जिसमें है कि क्या गवर्नर के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी बिल जो उसको सरकार ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, क्या वो उसको विथहोल्ड कर सकता है, क्या वो अपने पास रख सकता है उसको दूसरी बार के लिए, उसके बावजूद कि स्टेट असेंबली ने एक बिल पास कर दिया उसके इनिशियल विथहोल्डिंग के बाद, मतलब पहली बार जब विथहोल्ड किया तो दूसरी बार भी बिल पास कर दिया, क्या वो दूसरी बार विथहोल्ड कर सकता है, स्पेशली जब गवर्नर को रिजर्व नहीं किया बिल फॉर द प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड। कि उसने अगर ऐसा करना होता तो क्या होता कि गवर्नर वहीं पे बोलता कि भैया इस बिल को हम नहीं असेंट कर पाएंगे, आई नीड टू रेफर इट टू द प्रेसिडेंट। बट आपने क्या किया, आपने बस बिल को अपने पास लेके रख लिया, और फिर जब उस बिल पे नया बिल लेके आया है, दूसरा बिल लाया गया, आपने दूसरा बिल को भी लेके अपने पास रख लिया। तो ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा प्रोसीजर है उससे उलट जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि आप जो गवर्नर है, आप या तो बिल को अपने पास रखें पहली बार, या आपको लग रहा है कि बिल में कोई चेंजेस है तो आप उसको वापस करके बोले कि रिकमेंड करो और इसमें चेंजेस जो जो होने चाहिए वो करो, या फिर आप उसको प्रेसिडेंट के पास भेजें। लेकिन अगर आप उस बिल को अपने पास रख लेते हैं और वही बिल दोबारा से असेंबली से पास हो जाता है, तो आप उसको अपने पास रख नहीं सकते, तो फिर आपको उसको असेंट देना ही होगा। ये अभी तक का हमारा जो रूल है वो कहता है। अब इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी इज समथिंग दैट वी ऑल आर लुकिंग आउट फॉर।
दूसरा है कि अगर गवर्नर का पावर है बिल को रेफर करने का प्रेसिडेंट को, तो क्या वो एक्सरसाइज तभी करा जा सकता है जब कोई कानून, जब कोई बिल हो, या वो बस कुछ ही कैटेगरीज, कुछ ही टाइप के बिल के लिए अलाउड है, बाकी बिल में आप वो नहीं कर सकते हो। तीसरा कंसिडरेशन ये भी कोर्ट को सोचना है कि क्या जो इन्फ्लुएंस है गवर्नर के डिसीजन का, जहाँ पे वो बिल को रेफ़र कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, बजाय कि उसमें असेंट देने के, क्या ये खुद में भी उचित है? क्या गवर्नर को ऐसे किसी बिल को पास होने से रोकना चाहिए कि उसको असेंट ना दे के वो प्रेसिडेंट को रेफ़र कर दे? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगी। चौथा कि पॉकेट वीटो का आखिर कॉन्सेप्ट है क्या, और गवर्नमेंट क्या अपनी असेंट को, क्या अपनी अप्रूवल को इनडेफिनेटली होल्ड कर सकता है, क्या अपने पास रख सकता है? पॉकेट वीटो मतलब कोई बिल आया और वो बिल को लिटरली गवर्नर ने, नॉट लिटरली, उस बिल को गवर्नर ने ऐसा कर दिया है कि वो उसके पास बस पड़ा हुआ है ना, इसलिए उसको पॉकेट वीटो कर रहे हैं कि उसमें ना अप्रूवल गया ना रिजेक्शन गया। तो जब तक अप्रूवल रिजेक्शन नहीं गया तब तक आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको दूसरा बिल बना के ही उस कानून को लाने की कोशिश करनी है। तो वो एक बड़ा यूनिक तरीका है हमारे गवर्नर, हमारे प्रेसिडेंट के पास सरकार के बनाए किसी भी कानून को रोक देने का या उसको अलाउ नहीं करने का। एंड लास्ट कि क्या कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके अंदर गवर्नर को असेंट देना हो हर उस बिल का जो आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास जाए। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि ऑल्दो आर्टिकल 200 की जब हम बात करते हैं तो इसमें दिखता है कि गवर्नमेंट को एक कॉल जो लेना है असेंट टू द बिल से रिलेटेड, वो एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है। और इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले डिसीजंस में भी एड्रेस किया था, लेकिन इससे रिलेटेड उन्होंने कोई डायरेक्शन इशू नहीं किया था। तो वी आर होपिंग कि इस बार सुप्रीम कोर्ट बजाते एक डायरेक्शन इशू कर देगी कि आपको कितने टाइम फ्रेम में जो है ये काम को कर देना, विच इज़ गुड। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिली, जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी है। और यही सब आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे जो है गवर्नर क्या क्या कर सकता है। एक तो है कि वो असेंट को विथहोल्ड करके बिल को वापस से भेज देगा कि रिकन्सिडर करो, एक है कि अप्रूव कर देगा, तो बिल अप्रूव कर दिया तो लॉ बन गया, और एक है कि बिल को अपने पास रख लिया कि प्रेसिडेंट को वो कंसिडरेशन के लिए देगा। ये तीन तरीके। बाकी अगर इससे कुछ याद रखने जैसी चीज़ें हैं तो यही है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नर किसी भी बिल को इनडेफिनेटली नहीं रख सकता, वो पूरी लाइफ उसको अपने पास नहीं रख सकता, उसको कभी ना कभी उसको अप्रूव करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मुख्यतः जो है जाननी है। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। अभी क्या चल रहा है तमिलनाडु में, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ के गवर्नर हैं, गवर्नर क्योंकि ऑब्वियसली जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो गवर्नर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूलिंग पावर होता है, और बीजेपी तमिलनाडु में तो सरकार में है नहीं, तो उस कारण से सरकार जो है तमिलनाडु की, उनके साथ जो यहाँ के गवर्नर है जिनका नाम है TN रवि, उन दोनों के इस डिस्प्यूट के कारण बहुत सारी कानून जो है वो फंसा हुआ है या फिर उस पर अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि आखिर गवर्नर का रोल कितना हो, गवर्नमेंट उनको कैसे परसुएड करे किसी भी कानून को पास करने के लिए, और अगर नहीं वो करते हैं कानून को पास तो फिर उस केस में क्या कर सकती है कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट। तो बस इतना ही है, बाकी आपको इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो चौथा और जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो है कि हमने देखा अभी अभी एक नया प्लान लाया गया है, और इस प्लान के जरिए जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर है उसको हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या था कि इंसॉल्वेंसी पहले क्या होता है, तो मान लो एक कंपनी है तुम्हारी, कंपनी अब तुम्हारी जो है डूब गई है, एक तरीके से वो प्रॉफिट नहीं बना रही, और इस कारण से तुम कंपनी की जो क्रेडिटर्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, उनके पैसे को चुका नहीं पा रहे हो जो उधार लिए हो। तो क्रेडिटर्स तुम्हारी कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग लेके आ सकते हैं। इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि कोई कंपनी अब अपनी क्रेडिटर्स को चुका नहीं पा रही, इसलिए उस कंपनी को या तो हम उसको कोशिश करें कि वापस से रन करके प्रॉफिटेबल बनाए, वरना उसको हम मतलब दिवालिया करार दे के उसके सारे जो एसेट्स वगैरह हैं उसको अपने कब्जे में लेके उसको ऑक्शन करके उससे पैसे निकाल के जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे दे दे। तो इसके लिए इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास एक था कानून जिसको हम कहते थे IBC। IBC का फुल फॉर्म ही था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मतलब किसी को भी दिवालिया करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल होता था, और कोई भी अगर कंपनी ऐसी है जो दिवालिया हो गई है, जो अपने क्रेडिटर्स को नहीं चुकता कर पा रही है, तो उस कंपनी का आगे क्या होगा उसकी प्रोसेस को ही हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीजिंग, बैंकरप्सी कोड। तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है इसको लाया गया है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में, और इन्होंने प्रपोज किया है एक अलग सा सिस्टम जिसमें कि जो रिजोल्यूशन है उसको वो स्ट्रीमलाइन करेंगे। अब रिजोल्यूशन को कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे, तो पहले ऐसा होता था कि मान लो अगर कंपनी A है जो पेरेंट कंपनी है, उसी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है B, और उसी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है C, और मान लो तीनों की तीनों कंपनी जो है वो दिवालिया हो जाती हैं, तो अलग अलग से हमें तीनों का प्रोसेस करना होगा इंसॉल्वेंसी का, और अलग अलग से हमें
उसके लिए जो है इन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी हायर करने होंगे, जो पैसा है वो भी खर्च करना होगा, तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आईबीबीआई का ये कहना है कि क्यों ना हम इन सारे प्रोसेस को मर्ज करके एक ऐसा तरीका निकालें जिसमें हम इन सारी कंपनीज जो इंटरकनेक्टेड है, जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, उनको एक बार में हम प्रोसेस से गुजार सकें और उनका जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकें। तो इसमें क्या मुख्यतः बात है जो आपको ध्यान रखनी है, अगेन कि सबसे पहले तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात है, और उसी को हम इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो कोई भी कंपनी का रेजोल्यूशन होता है उसके दिवालिया होने के बाद वो कैसे हो सके। दूसरा, इंटरकनेक्टेड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की बात है, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़, जो कंपनीज ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीसरा, उसके लिए एक सरकार, ये जो आईबीबीआई उसने सजेशन क्या दिया है कि एक कोऑर्डिनेटेड रेजोल्यूशन अप्रोच लाया जाए ज्वाइंट हियरिंग के साथ और एक कॉमन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ। मतलब कि जितनी भी इंटरकनेक्टेड कंपनी है उसके लिए कॉमन प्रोफेशनल्स को यूज़ करें हम, अलग अलग लोग, अलग अलग टीम, अलग अलग प्लान को यूज़ ना करें। साथ में सेपरेट ट्रीटमेंट जो मिलता है रिलेटेड फॉर्म को, उससे कॉस्ट भी बढ़ता है, डिले भी बढ़ता है, क्रेडिटर का रिकवरी भी जो है वो भी कम हो जाता है, क्रेडिटर को पैसे भी सही से नहीं मिलते, और इस कारण से पूरी की पूरी कंपनी को ही बिड के लिए अलाउ कर देंगे। मतलब पूरी की पूरी कंपनी को ही हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में डाल देंगे, और जो इंडिविजुअल एसेट है साइमल्टेनियसली हम उसको भी उस प्रोसीडिंग में डालेंगे कि रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो सके, स्पीड अप हो सके। फिर क्या बोलता है कि 2 स्टेज अप्रूवल को भी हमें इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें पहले तो हम फाइनेंशियल बिड और इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो है, ये कैसे हम फाइनेंशियली इस कंपनी को हम बेचेंगे, ऑक्शन करेंगे, पैसे निकालेंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा कि क्रेडिटर का जो डिस्प्यूट है हम उसको कैसे सुलझाएंगे। ये दोनों तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम सुधार करें कि हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकें। एंड देन इंटरिम फाइनेंस की भी बात करता है, जैसे मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए एज ऑब्जर्वर, और इन्वेस्टमेंट रिस्क को भी कम करने की कोशिश करता है बाई दिस पर्टिकुलर मेथड। तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इट विल बी एविडेंट कि ये हमारी जो CIRP प्रोसीजर है, जो इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन प्रोसीजर है, वो सॉफन अप होगा, वो इजी होगा, वो स्ट्रीमलाइंड होगा, और उसमें बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन है वो दूर होंगी। जुडिशरी भी इस बात का समर्थन करती है। जुडिशरी की रूलिंग भी आ चुकी है वीडियोकॉन केस में, जहां उन्होंने बोला था कि एक कानूनी मैकेनिज्म की ज़रूरत है हमें CIRP को कंसोलिडेट करने के लिए, जहां CIRP मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है उसको हम और अच्छे से काम कर सके, उसको और अच्छे से हम यूटिलाइज कर सके। सेकेंडली, आपको एक और न्यूज़ मिलेगा, दैट इज सरत वर्जन 2, जो इन्हांस करेगा एफिशिएंसी ऑफ इंडियन स्पेस एंड रेस्क्यू एजेंसी। अब ये क्या है सरत वर्जन 2, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये इन्हांस क्या करने वाला है, इसका पर्पस क्या होगा, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन। जब भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, कोई खोता है, उसको ढूंढने की जब कोशिश होती है इंडियन ओशन रीजन में, उसी में ये हमारी इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करेगा। ये सरत का वर्जन 2 है, और ये कंप्यूट करेगा प्रोबेबल सर्च एरियाज को बेस्ड ऑन लास्ट नोन पोजीशन LKP इंस्टेड ऑफ मिनिमम लॉन्गिट्यूड, इंश्योरिंग मोर प्रिसाइज सर्च एरिया डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन कि अब जो आपको खोजा जाएगा वो खोजा जाएगा इस मेथड से, लास्ट नोन पोजीशन के मेथड से, ना कि मिनिमम लॉन्गिट्यूड के मेथड से, और इस कारण से ज़्यादा जल्दी आपको ढूंढा जा सकता है और आपकी प्रिसाइज लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। साथ में सर्च एरियाज़ को डिजिटल फॉर्मेट में भी लॉन्च करेगा ये, जिससे कि आप इजीली अपने मोबाइल पे भी देख सको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको सर्च करना है। कलर कोडेड सर्च रीजन को भी लाने की बात है, ट्राजेक्ट्री विजुअलाइजेशन की भी बात है, और LKP मार्कर कि हम मार्कर्स लगा सके कि हम बेटर इस प्लान को जो है, और बेटर जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को जो है वो इंटरप्रेट करें, इम्प्लीमेंट करें। साथ में ट्रेनिंग कैसे करेंगे हम इसके लिए, तो इनक्वाइस जो है वो कंडक्ट कर रहा है एक नेशनल वर्कशॉप इंडियन कोस्टल गार्ड्स के लिए एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया के पर्सोनल के लिए, जिसमें 60 से ज़्यादा ऑफिसर जो है पार्टिसिपेट करेंगे, और वो ऐसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथ में इन्होंने फीडबैक भी कलेक्ट किया कि कैसे सरत को जो है रिफाइन करा जाए, कैसे सरत को चेंज करा जाए, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो लिप्त हैं, उन्हीं का ये काम है। तो उन्होंने ये भी एम रखा है कि इससे हमारा जो सरफेस करंट एंड विंड प्रोडिक्शन है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम ओशन ऑब्जर्वेशन करके या HF रडार का यूज़ करके जो कोस्टल करंट की एक्यूरेसी है उन सब को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो लोगों को ढूंढने की हमारी चाहत है, हमारी जो मेहनत है, हमारी जो कोशिशें हैं, उसको हम जल्दी पूरा कर सकते हैं, सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं। And then in the next news you have outbreak of रानीखेत disease that hits poultry farm, and रानीखेत disease जो poultry farm को hit किया है, primarily ये शुरू हुआ है हरियाणा पंचकुला से। क्या क्या मेन चीज़ है, तो बड़वाला और रायपुर रानी पंचकुला में आपको 1.5 लाख से ज़्यादा चिकन जो है वो एक हफ्ते में मर गए हैं।
नॉर्दर्न रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जो है उसने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया और बोला कि हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है बर्ड में, जिसको न्यू कैसल डिजीज़ भी कहते हैं वेस्ट में। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए तो इसको न्यू कैसल डिजीज़ कहते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ आइएगा तो इस न्यू कैसल का हमने नाम दिया है रानीखेत डिजीज़। अब इसके सिम्टम और ट्रांसमिशन क्या है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है, न्यूरोलॉजिकल साइंस भी होते हैं, एग प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, एरोजोल है, हवा से भी स्प्रेड होता है, और कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में भी आपको स्प्रेड हो सकता है बड़ा ईजिली। और इस कारण से बहुत सारे जो मुर्गियाँ हैं, चिकन से, वो एक साथ मर रहे हैं। 100% भी आपको जो है मौत की रेट हो सकती है सिवियर केसेस में, जैसे चिकन, टर्की, पिजन एंड डक्स वगैरह को जनरली अफेक्ट करते हैं। कोल्ड वेदर ऐसी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देता है, खासकर अगर बूढ़े पक्षियाँ हैं तब तो और जल्दी। टेम्परेचर अगर 5 डिग्री से कम है तो मतलब है कि जो मौतें हैं वो और ज़्यादा होंगी। बड़वाला एक मेजर पोल्ट्री हब है, 115 फार्म है वहाँ पे, और उसमें भी बर्ड फ्लू आउटब्रेक जो है 2006 में भी हुआ था एंड 2014 में भी हुआ था, और दोनों साल जब बर्ड फ्लू हुआ तो बहुत भारी नुकसान झेलने को मिला था इन प्लेसेस को। और सबसे जो आपको इसमें डरावनी बात है वो ये है कि इस बीमारी का जूओनोटिक पोटेंशियल भी है। जब हम बात करें जूओनोटिक की तो इसका सिंपली मतलब है एनिमल टू ह्यूमन, कि कोई ऐसा बीमारी जो एनिमल टू ह्यूमन आने की भी संभावना है, तो ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकती हैं। स्पेशली वो लोग जो लैब वर्कर्स हों, जो इन इन्फेक्टेड बर्ड्स को हैंडल कर रहे हैं, उनको कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स भी जो है वो उनको अटैक कर सकती है। एंड देन आई हैव वन मोर न्यूज़ अबाउट फोर्ट विलियम्स। ऐसे जो लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, नेशनल क्लैट अकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल पे अगर आप जाइएगा तो यू विल फाइंड नेशनल क्लैट अकेडमी, और यू कैड ऑल्सो सर्च फॉर क्लैटमेट Kumar, है ना, as I am Kumar Avinav, so you can search Clatmate Kumar, and on Instagram you will find कि on a daily basis हमारे कोचिंग के भी साइट पे और मेरे भी अपने पर्सनल पेज पे आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा ये करंट अफेयर्स। तो उसमें आपको परसों शायद मैंने फोर्ट विलियम का ऑलरेडी हमारे इस पे पोस्ट हुआ था, अगर आप हैं इंस्टा पे तो आपने देखा भी होगा। क्या हुई है इसमें, तो फोर्ट विलियम जो है उसका नाम बदल दिया गया है। ये एक ऐसा किला है, ये एक ऐसा जगह है जो बहुत ही मोमेंटस है, इससे इंग्लैंड का इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारी कॉलोनाइजेशन का इतिहास जुड़ा है, और उसका नाम बदल के नामकरण जो है उसका विजय दुर्ग कर दिया गया है, जो कि एक इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है इन द नेम चेंजिंग स्प्री जो हमारी गवर्नमेंट की अभी चल रही है। तो इसमें इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है उसका रिनेम कर दिया गया विजय दुर्ग में, और ये इंडिया की मिलिट्री हेरिटेज को ऑनर करेगा, और साथ में कॉलोनियल लेगेसीज जो है उसको हम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, अपने आप से छांटते जा रहे हैं। जो रिनेमिंग है वो डिसाइड किया गया दिसंबर 2024 में, और ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से अलग होने के लिए ये रिनेमिंग को डिसाइड किया गया। साथ में कुछ और घरों को भी चेंज किया, जैसे कैचनर्स हाउस का भी जो जगह था उसको भी बदल के मानेकशॉ हाउस कर दिया गया। सेंट जॉर्ज गेट जो था उसका नाम शिवाजी गेट कर दिया गया। अब अगर हम बात करें इसकी विजय दुर्ग की, जो अब विजय दुर्ग हो गया, और या फिर अगर आप बात करते हैं दिस फोर्ट विलियम की, तो उसके बारे में आपको मिलेगा कि ये बना था 1781 में ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसका नाम था किंग विलियम III, और इसने यहाँ पे की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था ये ब्रिटिश रूल का। काइंड ऑफ ब्रिटिश रूल जो है सबसे पहली अपनी मिलिट्री बेस अगर कहीं जमाई तो यही फोर्ट विलियम है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहली जो उनको पावर मिली है, पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो वो उनको बंगाल से ही शुरू हुआ, वो उनको बैटल ऑफ पलासी से ही शुरू हुआ। तो बंगाल हैज़ ऑलवेज बिन वेरी द की एरिया जहाँ से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो है उसने अपनी पैर पसारनी इंडिया में शुरू की है। साथ में ये सिचुएटेड है ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर हुगली पे, और ये बड़ा क्रूशियल है ट्रेड एंड मिलिट्री कंट्रोल के लिए इन बंगाल। विजयदुर्ग फोर्ट जो है ये आपको महाराष्ट्र में भी है, और ये उसी के नाम पे डाला गया है, और वो बहुत बड़ा एक नेवल बेस था छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसी नाम पे इस विजयदुर्ग को भी नाम दिया गया है। ये इंडिया के ब्रॉडर इनिशिएटिव से अलाइन करता है, जिसमें हम कॉलोनियल रेफरेंसेस को ख़त्म करके उसको रीनेम कर रहे हैं। राजपथ को अब हम कर्तव्य पथ जैसे कर दी, और ऐसे बहुत सारे और भी नामों को हम बदले हैं। हाँ जी, और साथ में आपको ये क्या क्या इसमें आपको मिलेगा, तो ये एक म्यूजियम भी है जिसमें इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 की आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के भी कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। और ये जो फोर्ट है ये ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, उसी समय बनाया गया था, लेकिन इसमें मॉडर्न अडेप्टेशन किए गए हैं कि इसको मिलिट्री आज भी यूज़ कर सके। देन यू हैव सैकल्टन क्रेटर, ये चाइना जो है अपनी Chang'e 7 सैटेलाइट के जरिए सैकल्टन क्रेटर जो है उसको वो एक्सप्लोर करने की कोशिश में मून पे। लेट्स सी कि आखिर उस बारे में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। 2025 में लॉन्च हुआ, नाम है Chang'e 7, और ये मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा वाटर रिसोर्सेज के लिए कि क्या वहाँ पानी है या नहीं है।
ये लोकेट करेगा, एनालाइज करेगा वाटर आइस डिपॉजिट्स को कि क्या वहाँ पे वाटर आइस की जैसी कुछ डिपॉजिट हैं और क्या लूनर हैबिटेट को ये सपोर्ट कर सकती है, क्या वहाँ पे वाटर को लगाया या वाटर को रखा जा सकता है। अब अगर वाटर वहाँ मिलता है तो इससे बहुत बड़ा क्या हमें सपोर्ट मिलेगा स्पेसशिप एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए कि हमें बार बार अर्थ पे नहीं आना होगा सप्लाईज़ के लिए। हम जो है स्पेस में भी इन सारी चीज़ों को जो सप्लाई है हमारा, चाहे वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन का हो या रॉकेट फ्यूल का हो, उसको हम पूरा कर सकते हैं। याद हो आपको कि अभी अभी चाइना ने एक और ब्रेक थ्रू करा है जहाँ पे उन्होंने स्पेस में फोटोसिंथेसिस करवाया और स्पेस में उन फोटोसिंथेसिस से वो बता रही कि कैसे इवेंचुअली वो रॉकेट फ्यूल को भी बनाने की कोशिश करेंगे, विच कैन डू वंडर्स। क्योंकि उसी कारण से आप बहुत लंबे मिशन नहीं कर पाते हो, यू नीड टू कम बैक टू अर्थ टू गेट अ रिफिल एंड देन यू लाइक रीप्लान योर मिशन। तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, या फिर अर्थ से कोई लेके जो जाएगा फ्यूल उतना टाइम लगेगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। यू विल फाइंड द फ्यूल एंड एवरीथिंग दैट यू नीड देयर इन दिस स्पेस ओनली। तो ट्रेडिशनल रोवर्स की तरह, जनरली ये ट्रेडिशनल रोवर्स की तरह नहीं है। ये जो द फ्लाइंग रोबोट जो इसमें रोबोट डाला गया है वो लीप कर सकता है, वो झुक सकता है आगे की तरफ, वो क्रॉल कर सकता है, वो सोर कर सकता है, वो कूद सकता है। और इस कारण से डिफ़िकल्ट टेरेन वगैरह पे जाना उस पर्टिकुलर रोवर के लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। ये रोवर का मतलब हुआ कि मान लो कोई शिप तो वहाँ चली गई, सैटेलाइट चली गई, लेकिन इसके अंदर में एक और छोटा सा एक डिवाइस है, जो डिवाइस जाएगा और उसमें हाथ वाथ लगा होगा, मैकेनिकल हाथ, जिससे वो वहाँ की सैम्पल्स को लेगा, जिससे वहाँ पे वो चीज़ों को वेरीफाई करेगा और कोशिश करेगा कि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को वापस धरती पे भेज सके। ये 6 लेगेड स्ट्रक्चर होगा और ये मून के रगेड स्केप को, लैंडस्केप को ट्रैवल करेगा, ट्रांसवर्स करेगा। चाइना का बहुत बड़ा ये एक प्लान का हिस्सा है जहाँ पे वो एक परमानेंट रिसर्च बेस चाहती है बनाना ऑन द मून। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि हमने देखा कैसे पैनामा ने यूएसए के थ्रेट मिलने के बाद कि वो पैनामा कनाल पे कंट्रोल ले लेंगे वापस से, पैनामा ने जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे उसने पीछे हाथ खींच लिया कि अब हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। और ये चाइना को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, क्योंकि चाइना को उम्मीद थी कि जो अग्रीमेंट है उसको रिन्यू करेगा पैनामा, बट पैनामा में ये करने से मना कर दिया। तो चाइना कह रहा है यहाँ पे कि ये यूएस का कोवर्जन है, ये यूएस का दबाव है और यूएस हमारी जो पॉजिटिव प्लान्स है उसको वो रोकने की कोशिश कर रहा है, हमसे जो हमारी इन्फ्लुएंस है उसको छीनने की कोशिश कर रहा है। और इस कारण से जो पैनामा कनाल है वो अब एक तरीके से दो सुपर पावर के बीच में फंसता हुआ दिख रहा है। अब फ्यूचर ही बताएगा कि आखिर क्या होगा पैनामा का, बट अभी के लिए बस इतना जानिए कि चाइना ने भी चुप्पी नहीं साधी है। चाइना भी अपनी जवाब, अपनी रिस्पॉन्सेज जो है ताबड़तोड़ ढंग से दिए जा रहा है। एंड इस बार का रिस्पॉन्स यही था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा थे चाइना वाले लोग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। मतलब यहाँ पे कहीं लिखा है कि कैसे जो उसके फॉरेन मिनिस्टर थे वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम लोग होप कर रहे थे कि दे विल साइन द ट्रीटी। फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन लिन जियान सेड दैट इन ब्रीफिंग चाइना फर्मली अपोजेस द यूएस स्मीयरिंग एंड अंडरमाइनिंग द बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन थ्रू मीन्स ऑफ प्रेशर एंड कोवर्जन। तो या चाइना में उसको एक्सेप्ट नहीं करा गया है, उतनी वेलकम नहीं करा गया है, इसको बहुत ही एक हॉस्टाइल स्टेप माना गया है यूएस का, और उस कारण से उनका ये रिएक्शन आ रहा है। And then that is all for today. Not just for today, but we covered the news that were relevant from yesterday as well as day before yesterday. तो अब आपको कल का परसों का जो न्यूज़ होगा will be coming up with in the next video. But till then, make sure that you have watched all the other live sessions, क्योंकि वहाँ पे हमने बड़ी डिटेल में लीगल से लेके अलग अलग टॉपिक्स को चर्चा करा है, तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं. And then also, if you are to the channel, if you have watched the video fully and if you have gained anything out of it, feel free to like the video, to comment on it and tell your suggestions, give me some feedback which I can work upon. Don't forget to share it with your friends who might be preparing for any kind of competitive exam जहाँ पे GK feature करता है, current affair feature करता है, it will help them. And also do join the Telegram channel in order to get this PDF or in order to get some free reading material जो आपको regularly हमारी Telegram channel पे post करे जाते हैं. तो do scan this to Telegram channel to join the Telegram channel. Apart from that, this is all I have for today. I hope all of you are doing good and will continue doing so. Keep studying, keep learning, keep smiling. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Bye-bye.